Hello everyone. We already seen exercise 1.6 in last lecture. Now इस lecture में हम miscellaneous exercise start करते हैं first chapter की. Okay, so start miscellaneous exercise for one chapter. First question is this: decide among the following sets which sets are subset of one and another. Okay, कुछ sets दिए होंगे, हमें decide करना है कि वो किसी और के subset है या नहीं. देखते हैं कितना set दिए हुए. A is equal to x, x belongs to R and x satisfies the condition x square minus 8x plus 12 is equal to 0. Okay, so पहले तो ये A दिया हुआ है, तो पहले हम इस A को नॉर्मल तरीके से लिख लेते हैं. ठीक है, यानी कि इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और उसे टेबुलर फॉर्म में शो कर देते हैं. चलो इसकी इक्वेशन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ. एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, सो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर minus 6x minus 2x plus 12, then we common x minus 6, we common minus 2x minus 6, so our answer will be x minus 6 and x minus 2, means x is equal to 6 और x is equal to 2, means a हमारे लिए क्या है? 2 और 6. नेक्स्ट सेट देखते हैं. b 2 4 6 डायरेक्टली दिया हुआ है. c 2 4 6 8 एंड डॉट 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 एंड डी 6. ओके, इतने चार सेट दिए हुए हमें और हमें बोला गया है कि इसमें से कौन किसका सबसेट है वो हमें चेक करना है. तो हम एक एक कंडीशन चेक करेंगे. तो देखो, सबसेट के लिए कंडीशन क्या होती है कि जिसको हमें सबसेट बताना है उस सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में सारे आ जाने चाहिए. तो देखो, ए किसी का सबसेट है या नहीं वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखो 2 और 6 किस में है? तो बी में 2 और 6 दोनों आ जाते, तो ए सबसेट बी है, जो है वही बताना है, नहीं है वो नहीं. 2 6 सी में भी आ जाता है, तो ए सबसेट सी. 6 डी में 6 है पर ए में तो 2 भी है, तो ए डज नॉट सबसेट डी, पर वो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि हमें वो पूछा भी नहीं है, सिर्फ सबसेट ही लिखना है. बी 2 4 6 है बी के अंदर, तो वो सी में कवर हो जाते हैं, तो क्या होगा? बी सबसेट सी. एंड सी इज इक्वल टू, ओके, बी हमने सी के लिए चेक किया, अब बी डी के लिए करते हैं. तो 2 4 6 6 में नहीं आता, तो बी डी में भी नहीं आएगा. अब सी की बारी, तो सी तो सबसे बड़ा सेट है इन चारों में से, वो तो किसी में भी नहीं आएगा, सो नो. एंड आफ्टर दैट डी, डी तो देखो 6 ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है, तो डी सबसेट ऑफ एवरीथिंग, एवरी सबसेट. डी सबसेट ऑफ ए, डी सबसेट ऑफ बी, डी सबसेट ऑफ सी. ओके, तो ये हमारा आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का कि कौन किसके सबसेट थे. नाउ सेकंड क्वेश्चन. In each of the following, determine whether the statement is true or false. If it is true, prove it, and if it is false, give an example. Okay, यानी true और false बताना है और हमें चेक करना है कि इसे समझाना भी है, एक्सप्लेन भी करना है. तो चलो करते हैं. क्या है? फर्स्ट, if x belongs to a, then a belongs to b, then x belongs to b. यानी x belongs to a हो और a belongs to b हो, तो x belongs to b होगा ही, ऐसा हमें देखना है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा. तो हम यहाँ पे कोई ले लेते हैं, x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 ले लेते हैं. ठीक है, तो x बिलोंग्स टू है, यानी कि x के अंदर जो एलिमेंट है वो पूरा ही a के अंदर आ रहा है, तो a इज इक्वल टू क्या होगा? कोई भी ले लो, 1 2 ले लो. ठीक है, हमें अपने हिसाब से लेना है कोई भी एलिमेंट. तो x इज इक्वल टू 1, 1 बिलोंग्स टू a, तो हमें एक कंडीशन सेटिस्फाई करती. अब हम दूसरी कंडीशन जो हमें बोला है वो सेटिस्फाई करते हैं. A बिलोंग्स टू B भी होना चाहिए, तो B इज इक्वल टू कोई ऐसा सेट बनाओ जिसमें A इंक्लूड आ जाता है. बिलोंग्स टू का मतलब जो भी पूरा सेट है वो उसके अंदर आ जाना चाहिए. ठीक है, सबसेट का मतलब होता है, केयरफुल विद दैट, कि A के अंदर जो एलिमेंट है सारे B के अंदर आ जाए तो A सबसेट B कहते हैं, पर पूरा ही सेट आ जाए उसके अंदर तो उसे बिलोंग्स टू कहते हैं. तो B के अंदर पूरा A आ जाना चाहिए. क्या है? 1 2, और कोई भी लिख लो, 3 4 5 ये लिख लेते हैं. ठीक है, तो देखो दोनों कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर ली. x बिलोंग्स टू a भी किया और a बिलोंग्स टू b भी किया. अब ये चेक करना है हमें, क्या ये x बिलोंग्स टू b होगा? तो देखो x इज इक्वल टू क्या है? 1. क्या वो बिलोंग्स टू b में है? यानी 1 अकेला है क्या? ये 1 2 है पर वो तो पूरा सेट है. क्या 1 अकेला है b में? नहीं है. 1 डज नॉट बिलोंग्स टू b, मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ऐसे ही हम अंदर वैल्यूज रख के हम प्रूव करेंगे. 5 या 6 ट्रू फॉल्स है, तो हम इसके बाद सेकंड देखते हैं. नाउ सेकंड ट्रू फॉल्स.
इफ ए सबसेट बी एंड बी बिलोंग्स टू सी देन ए बिलोंग्स टू सी। तो सिमिलर पैटर्न पे हम चलेंगे। तो ए सबसेट बी कोई भी कंडीशन हम सेटिस्फाई करवा देते, तो ए इज इक्वल टू मैं मान लेता हूँ 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो ए सबसेट बी है, मीन्स ए के सारे एलिमेंट किस में आ जाएंगे, बी में आ जाएंगे। तो मैं 3 4 ले लेता हूँ इसको, ठीक है। ए इज इक्वल टू 3 लिया हमने और बी इज इक्वल टू 3 4, क्योंकि 3 सबसेट का मतलब है सिर्फ एलिमेंट आना चाहिए और बिलोंग्स टू का मतलब है ये पूरा ही कर्ली ब्रैकेट के साथ अंदर आ जाता। अब नेक्स्ट कंडीशन कौन सी है हमारी, बी बिलोंग्स टू सी सेटिस्फाई करना है, यानी कि बी पूरा सी में आ जाएगा। तो सी किस तरह से लेते हैं हम, ये 3 4 आ गया और कोई भी एक ले लेते हैं 1 2 या कुछ भी आपकी मर्जी लेना हो, यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। अब ए बी और ए सी लिया है, देन ए बिलोंग्स टू सी। तो देखो ए बिलोंग्स टू सी यानी कि 3 क्या सी के अंदर है पूरा, तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, मीन्स ए डज नॉट सी बिलोंग्स टू सी आया, यानी ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, सो ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। इफ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट सी देन ए सबसेट सी। तो अगेन हम सिमिलर तरीके से चेक करेंगे। ए इज इक्वल टू हम कोई भी एलिमेंट ले लेते, सेट है तो 2 ले लेते। बी इज इक्वल टू सबसेट बोला गया है तो ए के एलिमेंट इसके अंदर डाल देते, 2 3 ले लेते, ओके। एंड ऑल्सो बी सबसेट क्या बोला गया है, सी। तो बी की सी के अंदर बी के सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे, तो 1 2 3 और एक और 4 ले लेते, ठीक है। इफ ए सबसेट बी वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, बी सबसेट सी वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब देन ये प्रूव करना है कि ए सबसेट सी होगा या नहीं। तो चेक करो, ए इज इक्वल टू ये जो 2 है वो बिलोंग्स टू आता है क्या सी में, ऑफ कोर्स आता है, 1 2 3 4। तो ए क्या होगा, ए सबसेट सी होगा। तो ये क्या होगा, ट्रू स्टेटमेंट होगा ये। और ट्रू फॉल्स, इफ ए डज नॉट सबसेट बी, बी डज नॉट सबसेट सी, देन ए डज नॉट सबसेट सी। सो लेट्स चेक इट आउट। ए इज इक्वल टू 1 2 ले लेते हैं एलिमेंट्स हम, ओके। ए इज इक्वल टू 1 2 एंड ए डज नॉट सबसेट बी है, यानी कि बी के जो सारे एलिमेंट्स है, सॉरी ए के जो सारे एलिमेंट्स है वो बी के अंदर नहीं आएंगे। तो बी इज इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं, 0, इसके अलावा ले लेते 3 और 5। अब सी की बारी, तो बी डज नॉट सबसेट सी होता है, यानी बी के एलिमेंट है जो सी में नहीं आएंगे। तो 0 3 5 के अलावा हम कुछ भी ले सकते हैं, तो ए के हम ले सकते हैं 1 2 6 7 वॉट एवर यू रिक्वायर्ड, ओके। बट बी के सारे एलिमेंट सी में नहीं आने चाहिए क्योंकि वो कंडीशन दी हुई है, ए डज नॉट सबसेट बी, बी डज नॉट सबसेट सी। देन चेक करो, ए डज नॉट सबसेट सी, बट ए के तो सारे ही एलिमेंट सी के अंदर आ ही जा रहे, 1 2 और 1 2। तो ए सबसेट तो सी एक्चुअली प्रूव होता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ए के जो सारे एलिमेंट्स है वो सी के अंदर आ जाते। तो ए डज नॉट सबसेट सी दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट कैसा होगा, फॉल्स होगा। नाउ फिफ्थ, ट्रू एंड फॉल्स, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए डज नॉट सबसेट बी देन एक्स बिलोंग्स टू बी, ओके। एक्स बिलोंग्स टू ए है तो एक्स इज इक्वल टू हम 2 ले लेते और a इज इक्वल टू उसके अंदर आ जाता है तो 2 3 ले लेते, ठीक है। बट a डज नॉट सबसेट b है तो b इज इक्वल टू क्या ले लेते, 2 3 के अलावा ले लेते 4 5 एंड 6 ले लेते, ठीक है। देन प्रूव ये करना था कि x बिलोंग्स टू b होता ही है। तो देखो x इज इक्वल टू 2, क्या 2 बिलोंग्स टू b होगा, नहीं होगा क्योंकि अंदर है ही नहीं 2, यहाँ पे 4 5 6 हमने लिया ही नहीं, इसलिए x बिलोंग्स टू b। बट आया क्या, x डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नाउ 6 ट्रू एंड फॉल्स, इफ a सबसेट b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b देन x डज नॉट बिलोंग्स टू a, ओके। तो ये दो कंडीशन हम पहले सेटिस्फाई कर लेते हैं, एक a सबसेट b। तो a इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 1, ओके। सो b इज इक्वल टू a के लिए क्या ले लेते हैं, 1 2 ले लेते, तो कि क्या हो जाएगा, a के सारे ही मेंबर्स b में आ जाएंगे तो a सबसेट b हो जाएंगे। इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो x इज इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं, जो एलिमेंट लेंगे जो b में नहीं है, तो हम x इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, ओके। सो ये क्या हो गया, x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ओके। देन आफ्टर दैट हमें ये बोला गया था देन x डज नॉट बिलोंग्स टू a, तो ऑफ कोर्स 3 डज नॉट बिलोंग्स टू a ही होगा, 3 a के अंदर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है, ओके। ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू। नाउ थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
थर्ड क्वेश्चन, लेट ए बी सी सच दैट थ्री सेट्स A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C, then show that B is equal to C. ओके तो किसी भी दो सेट्स को अगर इक्वल बताना है B is equal to C को, हमें क्या प्रूव करना पड़ता है? तो वो एक दूसरे के सबसेट बनाने पड़ते हैं। तो हम इसको क्या प्रूव करेंगे? B सबसेट C, और दूसरा स्टेप हम C सबसेट B प्रूव करेंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाते हैं तो दोनों ही सेट इक्वल हो जाएंगे। So let's suppose x belongs to b. ओके यहाँ से कंडीशन हम स्टार्ट करते हैं। x belongs to b, then we have to suppose x belongs to b means x belongs to a union b होगा। ओके क्योंकि यहाँ पे b लिया है हमने, तो b के अंदर x है, तो a union b में क्या आ जाएगा? x आ ही जाएगा, ऑलरेडी कंटेन हो जाएगा। पर कंडीशन जो गिवन है उसके हिसाब से A यूनियन B के बराबर हमें क्या दिया गया है? A यूनियन C दिया हुआ है, ये यहाँ पे हमें गिवन है। ओके तो X बिलोंग्स टू A यूनियन C मीन्स हमारे पास दो केसेस बनते हैं, या तो X A में होगा या तो X C में होगा। हम दोनों ही कंडीशन चेक कर लेते हैं कि दोनों में से कौन सा होगा। तो हमारा फर्स्ट केस हमारा बनता है X बिलोंग्स टू A। ओके सो x बिलोंग्स टू a हम लेते हैं, तो x बिलोंग्स टू ऑलरेडी b लेना ही पड़ेगा। उसका रीजन है वहीं से तो हमने स्टार्ट किया है, इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम देते थे, फ्रॉम 1। ओके x बिलोंग्स टू a है, x बिलोंग्स टू b है, मीन्स दोनों में x है, तो हम क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। ओके तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b हुआ, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b हमें क्या दिया है? a इंटरसेक्शन d दिया हुआ है, a इंटरसेक्शन c फ्रॉम, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? गिवन। इसका मतलब क्या हुआ कि x a में भी है, ऑल्सो x c में भी है, क्योंकि a इंटरसेक्शन c का मतलब, इंटरसेक्शन का मतलब ही यही होता है कि ये जो एलिमेंट है वो a के अंदर भी है और c के अंदर भी है। ओके तो ये फर्स्ट केस था हमारा, हमने यहाँ पे लिया x बिलोंग्स टू a को लेके। अब हम दूसरा केस लेते हैं x बिलोंग्स टू c, ये जो सेकंड केस है वो। ओके सेकंड केस, तो देखो फर्स्ट केस को पहले यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ, थोड़ा बाकी था कि x बिलोंग्स टू आपने b लिया, ऑल्सो सपोज में क्या मिला? x बिलोंग्स टू c। तो ऐसा स्टेटमेंट आता है कि अगर आप किसी एलिमेंट लेते हो किसी सेट में और दूसरे सेट में भी वो एलिमेंट मिलता है, तो हम उसे क्या कह देते हैं? b सबसेट c। सिमिलरली यहाँ पे सेकंड केस में भी यही होगा, x बिलोंग्स टू c हमने इसी केस से लिया है, तो x बिलोंग्स टू c वी हैव टू से ऑलरेडी x बिलोंग्स टू b, बिकॉज वहीं से हमने सपोजिशन स्टार्ट की है। तो इसका मतलब क्या हुआ? x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। सो x बिलोंग्स टू c, x बिलोंग्स टू b, तो सिमिलर यही मिला, x बिलोंग्स टू b एंड ऑल्सो x बिलोंग्स टू c। तो पहले एलिमेंट b में था, बाद में c में भी मिला, तो हम क्या कह सकते हैं? b सबसेट c। तो देखो दोनों ही केस से हमें क्या मिला? b सबसेट c मिला। तो देखो x बिलोंग्स टू b लिया तो मुझे b सबसेट c मिला। अब ये सिमिलरली प्रोसेस अगर मैं x बिलोंग्स टू c को लेके करूंगा, यहाँ पे x बिलोंग्स टू c को लेके करेंगे, तो दोनों ही केस में अगेन मुझे क्या मिलेगा? c सबसेट b मिलेगा। उसके भी दो केस निकलेंगे। सिमिलरली प्रोसेस, हम पूरा सम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली वी कैन से दैट c सबसेट b। तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम, इसे इक्वेशन 1 नाम दे दो, सॉरी 2 नाम दे दो, और इसे इक्वेशन 3 नाम दे दो। तो b सबसेट c is equal to c subset b, then we can say that b is equal to c. Okay, this is our third question. Clear? अब question 4 पे देखते हैं। Show that the following 4 conditions are equivalent. Okay, what are the equivalents? Equivalent means यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन दी है, सेकंड कंडीशन दी है, थर्ड और फोर्थ, ये चारों ही कंडीशन इक्विवेलेंट है या नहीं। तो इक्विवेलेंट कंडीशन में हम ये देखते हैं कि फर्स्ट जो कंडीशन है उससे हम सेकंड कंडीशन प्रूव करेंगे, सेकंड से हम थर्ड प्रूव करेंगे और थर्ड से हम फोर्थ प्रूव करेंगे। सिमिलरली वाइस वर्सा भी होता है कि सेकंड से भी आप 1 प्रूव कर सकते हो, थर्ड से भी कर सकते हो, फोर्थ से भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम पहली कंडीशन से देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन टू इक्विवेलेंट का ये सिंबल होता है, हम सेकंड कंडीशन प्रूव करेंगे। तो ए सबसेट बी बहुत ही ईजी है, डायरेक्टली कंडीशन ही दी है। तो ए सबसेट बी का मतलब क्या होता है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ
ए आर इन बी। ओके, यानी ए के जो सारे एलिमेंट्स है वो किस में है? बी में। ए सबसेट बी का मतलब यही है। तो इसका मतलब क्या होता है? इन ए एलिमेंट्स देयर आर नो डिफरेंट एलिमेंट इन बी। यानी कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो बी से किसी भी तरह से डिफरेंट नहीं है, बी में वो आ ही जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 होता है। क्यों ए माइनस बी इज इक्वल टू 5? कैसे? क्योंकि ए में से अगर बी के एलिमेंट निकाल दोगे क्या बचेगा? 5 बचेगा, क्योंकि ए के सारे ही एलिमेंट किस में आ जाते हैं? बी में आ जाते। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन थी। सिमिलरली हम सेकंड टू थर्ड भी प्रूव कर सकते इसी तरह से। दूसरा केस सेकंड टू थर्ड, तो हम पहले यही स्टेटमेंट कॉपी करेंगे, ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, और यही स्टेटमेंट हम नीचे लिखेंगे कि इन ए एलिमेंट देर आर नो डिफरेंट एलिमेंट्स इन बी। ओके, अब देर आर नो एलिमेंट्स इन डिफरेंट बी फ्रॉम ए, तो हम इसके ऊपर से क्या लिख सकते हैं कि ए एंड बी all elements are in B, क्योंकि सारे ही एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? A यूनियन B इज इक्वल टू B। अब देखो, ऐसे ये सिर्फ प्रूफ इस तरह से लिखना है, पर अगर समझ में नहीं आता तो हम इस तरह से कुछ ले लेते हैं। देखो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, A इज इक्वल टू मैं 2 ले लेता हूँ, तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। B इज इक्वल टू 2 3 ले लेता हूँ। तो देखो पहली कंडीशन क्लियर हो रही है, A सबसेट B। ओके, इसे समझने के लिए लिखा है, प्रूफ तो सिर्फ आपको 1 2 लिखा है, और एक थर्ड कंडीशन बाकी है वो हम लिखेंगे, वही लिखना है। ए सबसेट बी कंडीशन प्रूव हुई। अब देखो ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 होता है, क्लियरली देखो, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा? 5, क्योंकि 2 ही है, बाकी और तो कोई एलिमेंट नहीं है। अब ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 होता है, ए यूनियन बी चेक करो इसका, तो ए यूनियन बी क्या होगा? 2 3 होगा, विच इज ऑल्सो इक्वल टू बी। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, पर ये प्रूफ है तो हमें इस तरह से लिखना है। नाउ द थर्ड टू फोर्थ, एक कंडीशन बाकी है, थर्ड से लेके हम फोर्थ की तरफ जाते हैं। तो देखो थर्ड कंडीशन में क्या दिया हुआ है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। ओके, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, तो क्या होगा? ए एंड बी आर ऑल एलिमेंट इन बी। यही स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, ए यूनियन बी, देन ऑल्सो वी कैन से दैट कि ए एंड बी इन all elements common from set A। ओके, यानी कि दोनों के अंदर के जो कॉमन एलिमेंट्स है वो सिर्फ ए के ही होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए सबसेट बी इज इक्वल टू क्या होगा? ए होगा। एग्जाम्पल यहीं से लिख लो, इसको समझो, ए सबसेट बी इज इक्वल ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए ही लिख सकते हैं। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा यहाँ पे? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2 इंटरसेक्ट 2 3 इज इक्वल टू क्या होगा? 2 ही होगा, जो कि क्या है? ए है। ओके, तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जो था 4 कंडीशंस थी जो इक्विवेलेंट थी। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, शो दैट इफ ए सबसेट बी देन सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ओके, इफ ए सबसेट बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इसे प्रूव करने के लिए कंडीशन लेते हैं कि फर्स्ट सपोज x बिलोंग्स टू c माइनस बी, यानी ये जो पहला सेट दिया हुआ है यहाँ पे c माइनस बी, यहाँ पे दिया हुआ कंडीशन, उसमें हम x में ले लेते हैं। तो x बिलोंग्स टू c माइनस बी का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि x बिलोंग्स टू c ओनली एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ओके, जो पहला सेट होता है उसमें वो बिलोंग करता है, दूसरे सेट में वो बिलोंग नहीं करता है। अब देखो इसे वापस लिखता हूँ, x डज नॉट बिलोंग्स टू c, एंड मैं ऑल्सो लिख सकता हूँ x डज नॉट बिलोंग्स टू a। वाई? क्योंकि मैं यहाँ पे रीजन लिख लेता हूँ, क्योंकि a सबसेट b है। अगर कोई एलिमेंट b में ही नहीं है तो a में तो कहाँ से आएगा? क्योंकि a सबसेट b है, x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू तो c है और x डज नॉट बिलोंग्स टू a है। तो इसका मतलब क्या हुआ? x बिलोंग्स टू c माइनस a। इन स्टेटमेंट से हम क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू c माइनस a। तो देखो ये वही कंडीशन आई कि एक एलिमेंट है, अभी जो थर्ड में थी वो एक एलिमेंट है जो c माइनस b में है, और वही दूसरे सेट में प्रूव होता है। तो वो क्या हो जाता है? c माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ c माइनस a। ओके, क्वेश्चन 6, assume that p of a now question 6,
assume that P of A is equal to P of B, then show that A is equal to B. अब जैसा कि हमने रिसेंटली एग्जांपल्स में देखा, किसी भी दो सेट्स को इक्वल बताने के लिए हमें क्या इक्वल बताना पड़ता है कि A सबसेट हम B बताएंगे और B सबसेट A बताएंगे, तो दोनों ही सबसेट एक दूसरे के सबसेट, दोनों ही सेट एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे, तो दोनों ही सेट इक्वल हो जाएंगे. So we assume some element if x belongs to P of A. Okay, x belongs to P of A, then also it belongs to x belongs to A होगा. अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. Just for example, if suppose A is equal to 2 3. Okay, तो उसका पावर सेट क्या होगा? P of A is equal to, सबसे पहले phi is a subset of every set, फिर सिंगल एलिमेंट होंगे और उसके बाद जो होंगे 2 3. ओके, ये इसके सेट होते हैं, जितने एलिमेंट होते हैं उसका पावर होता है, तो कितने हैं? 4 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे एंड एटसेट्रा. ओके, तो P ऑफ है, तो इसके ऊपर से हम क्या ले सकते हैं कि x बिलोंग्स टू P ऑफ A मीन्स दिस एलिमेंट 2 बिलोंग्स टू P ऑफ A, यहाँ पे 2 बिलोंग्स टू P ऑफ A, देन ऑल्सो इट्स बिलोंग्स टू A, तो x बिलोंग्स टू A होगा. तो अगर x बिलोंग्स टू P ऑफ A हुआ और x बिलोंग्स टू A, तो मैं इसके ऊपर से क्या लिख सकता हूँ? x बिलोंग्स टू P ऑफ B लिख सकता हूँ. Why? Because it is given. Okay, P of A is equal to क्या दिया हुआ है? P of B. तो x belongs to P of B. तो हमने x belongs to A सपोज किया और उसके ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं? x belongs to B भी लिख सकते हैं. तो x belongs to A सपोज किया और मिला किस में? B में मिला, तो हम क्या लिख सकते हैं? A सबसेट B. सिमिलरली अगर हम कहें x belongs to B, then it must be belongs to x belongs to P of B. Then it also x belongs to P of A, then x belongs to A. Similar process exactly, just x belongs to P of A लिया था हमने पहले, यहाँ पे x belongs to B लिया, तो हम from 1 and 2 we can say that B subset है, A subset B and B subset है, A is equal to B. We can say that A is equal to B. Okay. 7th question. Is it true for any sets AB, P of A union P of B is equal to P of A union B? Justify your answer. Okay, तो एग्जाम्पल लेके हम समझ लेते हैं कि किस तरह से होगा. तो A is equal to मैं सपोज कर लेता हूँ 2 3 एंड B is equal to हम सपोज कर लेते हैं 1 and 4. ओके, डिफरेंट एलिमेंट्स लेते हैं जस्ट फॉर. अब P of A इसका क्या होगा? P of A is equal to, can say that 5 2 3 and 2 3. ओके, ये P of A होगा. देन P of B is equal to 5 1 4 and 1 4 होगा. ओके, तो ये P of A P of B है, तो P of A यूनियन P of B क्या होगा? P of A union P of B, can say that 5 1 2 3 4 2 3 and last 1 4. ओके, ये P of A union B है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं. नाउ वी हैव टू फाइंड A union B, देन उसका हम पावर फाइंड करेंगे. तो A union B क्या होगा? 1 2 3 4. तो P of A union B क्या होगा? P of A union B 5 1 2 3 एंड आफ्टर दैट ये कितने मिलेंगे हमें? 1 2 2 3 एंड 3 4. यहाँ पे 4 एलिमेंट रह गया. ओके, तो हमें कितने मिलने वाले हैं? एक्चुअली देखो 1 2 3 4, तो 2⁴ होगा यहाँ पे, तो कितने होंगे? 16 एलिमेंट मिलेंगे. तो देखो मैं बोल देता हूँ 5 1 2 3 अलग अलग 4 और फिर 1 2 फिर 2 3 फिर 3 4, उसके बाद 3 3 1 2 3 2 3 4 एंड 3 4 1 एंड लेफ्ट में 1 2 3 4 मिलेंगे. ठीक है, इस तरह से हमें एलिमेंट्स मिलेंगे. तो देखो यहाँ से मैं आगे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहीं से पता चल जाता है कि फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन बोथ आर टोटली डिफरेंट. सो वी कैन से दैट इज इट ट्रू? नो, इट्स अ फॉल्स. ओके, इट्स अ 7th क्वेश्चन और स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा. नाउ इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. शो दैट फॉर एनी सेट्स
A and B, A is equal to A intersection B union A minus B and A union B minus A is equal to A union B. ओके, ये हमें शो करना है। तो हम पहले एक कंडीशन लेते हैं, इसको हम प्रूव करेंगे। A is equal to A intersection B union A माइनस B। हम पहले इस कंडीशन को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं A इंटरसेक्शन B, राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड से जाने की कोशिश करते हैं। A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। तो देखो A इंटरसेक्शन B को मैं वैसा ही रहने देता हूँ और यूनियन A माइनस B की जगह पे हम एक रिजल्ट यूज करते हैं। तो A माइनस B की जगह पे आप कौन से रिजल्ट ले सकते हो? एक तो A माइनस A इंटरसेक्शन B ले सकते हो, फिर दूसरा उसका क्या रिजल्ट होता है आगे जाके A इंटरसेक्शन B का, यहाँ पे आप A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट भी आप यूज कर सकते हो। A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये डिटेल में जब कॉन्सेप्ट था उसमें आया था A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। बस यही चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ओके, A माइनस B की जगह पे हमने जस्ट रिप्लेस किया है। अब देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो एक्चुअली, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक्चुअली प्रॉपर्टी किसकी है? A इंटरसेक्शन B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में लिख सकता हूँ। देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। देखो इसे सॉल्व आउट करते हैं। A इंटरसेक्शन B, तो हमने ये लिख लिया यूनियन यहाँ पे, और उसके बाद A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये इस तरह से लिखा। यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट, A इंटरसेक्शन B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कोई भी सेट होता है और उसका कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या होता है? ऑलवेज वी गेट यूनिवर्सल सेट, एंड यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन विथ एनी सेट्स वी गेट दैट सेट जो यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? A। तो देखो हमने RHS से हम कहाँ पे गए? लेफ्ट हैंड साइड तक। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब सेकंड देखते हैं, A यूनियन B माइनस A इज इक्वल टू A यूनियन B। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, उसमें भी उसी तरह से करेंगे। A यूनियन B माइनस A इज इक्वल टू, हम क्या ले सकते हैं? B माइनस A को हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखो यहाँ पे जैसे A माइनस B को मैंने A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट लिखा, उसी तरह से मैं A यूनियन B माइनस A को कैसे लिख सकता हूँ? B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ, जस्ट लाइक वी डिड दैट फर्स्ट फॉर A माइनस B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो B माइनस A इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो क्या होगा? A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट। सो A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अगेन यूनिवर्सल सेट होगा, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो A यूनियन B इंटरसेक्ट विथ यूनिवर्सल सेट, तो हमें क्या मिलेगा? A यूनियन B मिलेगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? सेकंड वन भी प्रूव हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। A माइनस B इज इक्वल टू हम A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। क्वेश्चन 9, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स show that A union A intersection B is equal to A and A intersection A union B is equal to A. Okay, only using for distributive property directly ये क्वेश्चन हो जाएगा। A union A intersection B is equal to A प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं पहले, A union A intersection B, so is equal to, we can say that A union A intersect A union B. सो A यूनियन A इज इक्वल टू व्हाट? A होगा, और A इंटरसेक्शन A यूनियन B, तो A यूनियन B और A का इंटरसेक्शन ऑलवेज क्या मिलता है? A ही मिलता है। तो बस ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन प्रूव करते हैं। A इंटरसेक्शन सिमिलर पैटर्न पे और हो ही जाएगा इस तरह से। तो A इंटरसेक्शन विथ A यूनियन A इंटरसेक्शन B। ओके, तो A इंटरसेक्शन A क्या होगा? ऑफ कोर्स A ही होगा। ओके, एंड यूनियन A इंटरसेक्शन B, तो क्या होगा? A यूनियन A इंटरसेक्शन ऑफ B ऑलवेज क्या मिलता है? A ही मिलता है। ठीक है, एग्जांपल लेके देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। A इज इक्वल टू जस्ट सपोज 1, B इज इक्वल टू 2, देन A यूनियन B ले लेते हैं, तो क्या होगा? 1 2, देन A इंटरसेक्शन B ले लेते हैं, तो क्या होता है? 5। अब इस कंडीशन में हम रख देते हैं, इसी कंडीशन में
ए इज इक्वल टू क्या है 1 इंटरसेक्ट विथ ए यूनियन बी 1 2, तो हमें क्या मिलेगा ऑलवेज 1 मिलेगा। ठीक है, इसी सेम तरीके से ए यहाँ पे 1 है, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या है 5, तो हमें क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर ए आएगा। तो हम प्रॉपर्टी यूज करके ये कर सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 10, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी डिड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी। ओके, तो इस क्वेश्चन को भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। और तो देखो a इज इक्वल टू शो दैट करा है, तो हम कोई ऐसे सेट ले लेते हैं 3 जिसकी वजह से ये प्रूव हो जाएगा। तो मैं a इज इक्वल टू क्या ले लेता हूँ, अभी a इज इक्वल टू मैं 0 1 ले लेता हूँ। ठीक है, और b इज इक्वल टू मैं 0 2 एंड 3 ले लेता हूँ, और c इज इक्वल टू 0 4 और 5 ले लेते हैं। अब हम चेक करते हैं कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c होता है। तो अब वो तो हमें दिया ही हुआ है और वो हमें दिखाना भी है। तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू क्या होगा 0, ओके 0 कॉमन है। सिमिलरली a इंटरसेक्शन c में, तो a इंटरसेक्शन c में भी 0 कॉमन है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमने वेरीफाई कर ली। अब नीड नॉट इम्प्लाई b इज इक्वल टू c, यानी b और c जरूरी नहीं कि वो इक्वल हो। तो देखो b और c दे आर नॉट इक्वल, तो b इज नॉट इक्वल टू c। ओके, सो ये एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि b इज नॉट इक्वल टू c होना चाहिए। यहाँ पे नीड नॉट इक्वल होना जरूरी नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन 11 देखते हैं। इफ let a and b be a set a intersection x is equal to b intersection x is equal to 5, a union x is equal to b union x for some set x, show that a is equal to b. okay now okay तो हम यहाँ पे एक रिजल्ट फॉलो करेंगे। यहाँ पे बुक में एक हिंट दिया हुआ है, एग्जाम में आपके पास हिंट नहीं होगा पर बुक में दिया हुआ है, तो वो मैं हिंट यहाँ पे लिख देता हूँ। a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन a यूनियन x। ओके, सिमिलरली एक और हिंट दिया हुआ है b इज इक्वल टू सेम तरीके से b के लिए b इंटरसेक्शन b यूनियन x। तो हमें इसी ये जो हिंट है उसी के ऊपर से हम ये प्रूव करेंगे। देखो a इज इक्वल टू b, तो देखो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले a के लिए प्रूव करते। तो a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन a यूनियन x हमने यहाँ पे लिख लिया। नाउ अब हम आगे लिख लेते हैं कि a यूनियन x की जगह पे तो हमें ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, b यूनियन x दिया हुआ है, वो ऑलरेडी गिवन है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a इंटरसेक्शन b यूनियन x, बिकॉज ऑफ ये क्या है गिवन स्टेटमेंट है हमें। तो अब यहाँ पे मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ, a इंटरसेक्शन b यूनियन a यूनियन x। ओके, तो a इंटरसेक्शन b वैसा का वैसा रहेगा, पर वी नो दैट a यूनियन x हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, a इंटरसेक्शन b यूनियन a यूनियन x। ओके सॉरी, यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा इंटरसेक्शन होगा। तो a इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। ओके, तो a इंटरसेक्शन b यूनियन 5 ऑलवेज क्या होगा, तो a इंटरसेक्शन b इसे ऐसे ही वापस लिख लेते हैं यूनियन 5। तो इसे हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। ठीक है, ये a के बराबर आया। अब सिमिलरली हम वैसा ही b के लिए प्रूव करते हैं। b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, b इंटरसेक्शन b यूनियन x। ओके, तो b इंटरसेक्शन b यूनियन x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a यूनियन x। तो इसे प्रूव करो, b इंटरसेक्शन a यूनियन b इंटरसेक्शन x। ओके, तो b इंटरसेक्शन a यूनियन b इंटरसेक्शन x के बराबर क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा b इंटरसेक्शन a यूनियन 5, तो ये b के बराबर आया। तो देखो a इंटरसेक्शन b हो या b इंटरसेक्शन a हो, दोनों बात तो एक ही है। तो देखो फ्रॉम 1 एंड 2 उनके RHS दोनों के सेम हो गए, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू b हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 11th क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। फाइंड द सेट्स a b c such that a intersection b, b intersection c and a intersection c are non-empty sets, then show that a intersection b intersection c is equal to 5।
तो अगेन हम एग्जांपल लेके चेक कर लेते हैं इसमें कि किस तरह से ये होगा। ओके, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी तीनों ही नॉन एम्प्टी है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। ए इज इक्वल टू हम 0 1 लेते एंड बी इज इक्वल टू हम 1 2 लेते एंड सी इज इक्वल टू हम 2 0 लेते। ठीक है, ये तीन सेट्स लिए। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 1 आएगा, बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, 2 आएगा, और ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, 0 आएगा। पर अब हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तीनों में कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है तो नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा। ओके, तो ये 12th क्वेश्चन था, इसको इस तरह से समझा जा सकता है।